नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा विशेष कार्यक्रम राजबाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल आपका जन्मदिन था, तो ढेर सारी हमारे जी तमाम जी लोगों की तरफ से शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद। अरविंद जी, नगर निगम चुनाव आगे बढ़ गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, नगर निगम चुनाव जो जनवरी में संभावित थे, तय माना जा रहा था कि जो जनवरी में होंगे, लेकिन पिछले दिनों राज्य सरकार का राज्य निर्वाचन आयोग के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ, उसके बाद चुनाव स्थगित कर दिए गए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, पर चूंकि आपने कोविड संक्रमण के चलते जो प्रदेश में स्थितियां हैं उसके मद्देनजर चुनाव आगे बढ़ाने का आग्रह किया, इसलिए आप जब भी चाहेंगे हम चुनाव करवा लेंगे। हमारी तो पूरी तैयारी। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि लेकिन इस दौर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, कई राज्यों में भी चुनाव हुए, लेकिन चूंकि राज्य सरकार का कहना था कि भी स्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए हम स्थगित कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तीर से कई निशाने खेले हैं। दरअसल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक राष्ट्रीय सेवक संघ का जो अनुषंगी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, वो राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का एक प्रदेश व्यापी अभियान शुरू कर रहा है। और जाहिर है कि इस अभियान में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी बड़े पैमाने पर भागीदारी रहेगी। अब यदि नगर निगम चुनाव जनवरी में होते तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरी ताकत से धन संग्रह अभियान में नहीं लग पाते और कहीं ना कहीं जो अपेक्षा थी उसके मुताबिक संग्रह नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सीधे कटघरे में खड़े किए जाते शिवराज सिंह चौहान कि आप चूंकि चुनाव थे और आपने चुनाव में ज्यादा रुचि, आपके कार्यकर्ताओं ने चुनाव में ज्यादा रुचि दिखाई, इसलिए जितना धन संग्रह हम चाह रहे थे उतना हो नहीं पाया। तो शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा दोनों के लिए ये परेशानी का कारण बनता। दूसरा तर्क यह भी है कि इस धन संग्रह के दौर में संघ और भारतीय जनता पार्टी के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, संपर्क करेंगे। निश्चित तौर पर जो घर घर जाकर संपर्क होगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारी परिस्थितियों को भांपते हुए यह निर्णय लिया कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। चुनाव जनवरी में नहीं, मार्च में हो जाएंगे, लेकिन इस चुनाव के समय पे होने की स्थिति में जो विश्व हिंदू परिषद का अभियान प्रभावित होता उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान ठहराए जाते। इसलिए उन्होंने जो है राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। राजनीति है, सारे फायदे नुकसान देखने के बाद ही बाकी चीजें तय होती है। और फायदे नुकसान में अरुण यादव एकाएक मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय कर दिए गए हैं, इसको लेकर क्या कारण है? देखिए, अरुण यादव दिग्विजय सिंह के बड़े प्रिय पात्र हैं। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी जब बने थे तब उसमें दिग्विजय सिंह की बड़ी अहम भूमिका थी। और हम मध्य प्रदेश में कुछ भी माने, लेकिन देश की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में अरुण यादव को ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। अरुण यादव के पिता सुभाष यादव ने सालों तक किसानों की राजनीति की, सहकारिता की राजनीति की, भारत कृषक समाज के अध्यक्ष रहे, एपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे और उप मुख्यमंत्री रहे। और जब जब सरकार ने किसानों, चाहे वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो, किसानों के हित के विरुद्ध कोई निर्णय लिया, सुभाष यादव ने हमेशा आवाज उठाई। अभी जब मध्य प्रदेश में, देश भर में कृषि बिल के विरोध में किसान संगठन आवाज उठा रहे हैं, तब दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि अपने पिता सुभाष यादव की भूमिका किसानों के बीच में जो रही है उसको ध्यान रखते हुए अरुण यादव को भी फ्रंट रनर बनना चाहिए, लीड करना चाहिए। अरुण यादव जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में 2-3 चुनाव हारने के बाद बिल्कुल पार्श्व में चल रहे हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका था। और आपने देखा होगा कि पिछले दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद पिछले एक पखवाड़े से अरुण यादव बेहद सक्रिय हैं। भोपाल में जब ये तय हुआ कि कमलनाथ की अगुवाई में विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा जाएंगे, तब अरुण यादव ने सक्रियता दिखाई। जब सरकार ने कहा कि हम 144 लगा दी और धारा 144 लगाने के बाद कहा कि ट्रैक्टर इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो भी अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा ने एक ज्वाइंट पीसी कांग्रेस भवन में ली थी। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह अपने समर्थक अरुण यादव को आगे लाना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए किसान आंदोलन से बेहतर मौका अभी नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने किसानों और सुभाष यादव के पुराने रिश्तों की याद दिलाते हुए अरुण यादव से कहा कि आप
किसानों की अगुवाई कीजिए, जो परेशान किसान है उनके लिए मददगार बनिए। मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन का कोई प्रभाव हो। किसान आंदोलन का प्रभाव मध्य प्रदेश में भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन जो किसान नाराज हैं, आखिर उनके भी उनकी नाराजगी को भुनाने का तो कांग्रेस के पास अच्छा अवसर है ना। कांग्रेस उनके बीच में जाके अपनी बात तो दमदारी से रख सकती है, और कृषि बिल में जो कमजोरियां हैं उसे तो किसानों के सामने रख ही सकती है कांग्रेस। तो इस किसान आंदोलन के चलते केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि मुन्ना भैया की स्थिति भी थोड़ी सी विकट हो गई है, वर्षोपेश में है। क्या कहते हैं आप इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल निसंदेह किसान का जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, और जिस तरह से दिल्ली के पास में हरियाणा की सीमा पर और यूपी की सीमा पर और राजस्थान की सीमा पर किसान लामबंद हैं, और जिस तरह से आंदोलन खिंचता जा रहा है, 5 बैठकें हो चुकी है, 1 बैठक आज होने जा रही है, तो लगातार आंदोलन खिंच रहा है। और जो बड़े राज्य है देश के, जो खेती किसानी से सीधा वास्ता रखते हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इनमें कहीं ना कहीं किसानों में असंतोष तो है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री की भूमिका में है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो जाए, किसानों की जो जायज मांग है वो मान ली जाए, और महीने भर से ज्यादा पुराना हो चुका आंदोलन समाप्त हो जाए। लेकिन अभी कोई ऐसे आसार दिख नहीं रहा। आज जो बातचीत हुई उसका क्या नतीजा निकलता है इसको देखना है। लेकिन निश्चित तौर पर यदि ये आंदोलन इसी क्रम में खिंचता रहा तो मध्य प्रदेश में जो आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा, भले यहाँ मुखर नहीं हुई जनता, किसान मुखर नहीं, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में इसका वो देखा जा रहा। और ग्वालियर चंबल संभाग का भी वो हिस्सा जो यूपी से लगा हुआ है, राजस्थान से लगा हुआ है, जहां का हरियाणा से सीधा वास्ता है, जहां का दिल्ली से सीधा वास्ता है, भिंड और मुरैना, जहां का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नरेंद्र सिंह तोमर करते हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी का कारण तो बनेगा। नरेंद्र सिंह तोमर अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो जाए, किसानों की बाजी मांगे मान ली जाए। लेकिन यदि यही स्थिति बनी तो इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जिसको हम कहें, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो तो नरेंद्र सिंह तोमर के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव की बात करें, जो कि कमलनाथ सिंह और दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते हैं, इस समय वे थोड़ा सा नाराज दिखते हैं दोनों से। क्या कहते हैं इसको लेकर? ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद लाखन सिंह यादव कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। 3 चुनाव जीत चुके हैं वो, 3 चुनाव जीत चुके हैं। 2 चुनाव उन्होंने एक चुनाव बहुजन समाज पार्टी से जीता और 2 चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता है ग्वालियर चंबल संभाग में। उनके भतीजे जो है संजय यादव, वो पहले मुरैना से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब उनकी उम्मीदवारी को नकार दिया गया। कमलनाथ का तर्क था कि जो पार्टी ने सर्वे करवाया उसमें आपके लिए अनुकूल स्थितियां नहीं है। तब उन्हें कहा गया था कि आपको जोरा में जब उपचुनाव की स्थिति बनी है उसमें हम जो भविष्य में आपको जोरा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में देखेंगे। दुर्भाग्यवश बनवारी लाल शर्मा का निधन हो गया और सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ऐसा लगा कि संजय यादव जोरा से टिकट प्राप्त कर लेंगे, लेकिन तब भी उन्हें उनकी उम्मीदवारी को नकार दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब उपचुनाव के दौर में उनकी उम्मीदवारी को नकारा गया था तब उनसे कहा गया था कि मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आपके दावे पर हम गंभीरता से विचार करेंगे और कमलनाथ उनकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और अंततः यूथ कांग्रेस के चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने विक्रांत भूरिया का साथ दिया। इसी कारण संजय यादव करीब 20,000 वोटों से हार गए। इसी के बाद ये जो पीड़ा झलकी है लाखन सिंह यादव की, ये पीड़ा इसी के बाद झलकी है। और उन्होंने सीधे तौर पर कमलनाथ को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि भाई कमलनाथ ने कई सर्वे कराए थे और कहा था हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन कमलनाथ के सर्वे और चुनाव मतदान के बाद कमलनाथ कह रहे थे कि हम 25-26 सीट जीत रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के जो नतीजा है वो बहुत ही निराशाजनक है। और इसका मतलब ये रहा कि कमलनाथ का सर्वे विफल रहा। तो पार्टी के ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता द्वारा इस तरह से कमलनाथ की लीडरशिप पे जो सवाल खड़ा किया गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ जो हुआ है, उनके भतीजे संजय यादव के साथ हुआ है, उसका दर्द झलक रहा है। दर्द होना स्वाभाविक है। अब विनय बाकलीवाल का भी दर्द लग रहा है मुझे कि कहीं न कहीं जब समिति गठित हुई कमलनाथ के खास होने के बाद उन्हें ऐसा एहसास होने लगा था कि शायद सारे पार्षदों के टिकट वही बांटेंगे। देखिए, निसंदेह विनय बाकलीवाल कमलनाथ के खासम खास हैं और ऐसा माना जा रहा था कि नगरीय निकाय चुनाव में उनकी बड़ी अहम भूमिका उम्मीदवारों के चयन में रहेगी, खासकर पार्षद पद के उम्मीदवारों के चयन। फिर कमेटी बना दी गई, उसकी संयोजक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो बनाई गई
और विनय बाकलीवाल ने जो वार्ड स्तर के दौरे शुरू किए थे उसमें वो कई वार्डों में उम्मीदवारों की घोषणा करते नजर आए। तो भी कांग्रेस में हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उम्मीदवार का चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है। एक चयन समिति बनाई गई है, चयन समिति लोगों से राय लेगी, फीडबैक लेगी, तो उस वार्ड के पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे बात करते, उसके बाद उम्मीदवार का चयन होगा। अब जिस शैली में विनय बाकलीवाल काम कर रहे हैं और उम्मीदवार जहां जाते हैं वार्ड और के सम्मेलन, जो संयुक्त सम्मेलन हो रहा है एक एक दो दो वार्ड के, वहां जाते हैं और घोषणा कर देते हैं कि फला वार्ड से फलाना व्यक्ति ही कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, तो एक तो बड़ी पशुपेश की स्थिति है ना। उस जिसे वे संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं उसकी खिलाफत शुरू हो जाती है। और दूसरा है कि फिर पार्टी ने जो चयन समिति बनाई है आखिर उसका क्या औचित्य? भाई चयन समिति को एक प्रक्रिया का पालन करने के बाद उम्मीदवारी तय करने अनुशंसा करेगी, उसके आधार पर प्रदेश की जो चुनाव समिति है वो निर्णय लेती। लेकिन विनय बाकलीवाल जिस अंदाज में काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ाने वाला है। और फिर ऐसी स्थिति में चयन समिति के पास क्या काम रह जाएगा? तो खैर ये तो भी चुनाव आगे बढ़ गए तो विनय बाकलीवाल 2-4-5 वार्डों के ही उम्मीदवार घोषित कर पाए। हालांकि वह अधिकृत तौर पर इससे इनकार करते हैं। वो तो कहते हैं कि जाता हूं, कार्यकर्ताओं की जो भावना सामने आती है वो कहीं ना कहीं मुझसे व्यक्त हो जाती है। लेकिन बहरहाल चुनाव का आगे बढ़ना चयन समिति के लिए भी राहत की बात है और विनय बाकलीवाल के लिए भी राहत की बात है। देखिए फैसला तो आने वाले समय में होगा कि कौन सही कर पाया, चयन समिति न्याय कर पाई, विनय बाकलीवाल न्याय कर पाए, पर अभी नगर निगम चुनाव के तुरंत कोई आसार नजर नहीं आते। डॉक्टर निशांत खरे के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर निशांत खरे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर भी हैं, उनको लेकर क्या कहना है? क्या वे नई भूमिका में है? देखिए डॉक्टर निशांत खरे संघ के बड़े विश्वस्त हैं, वफादार हैं और संघ उन्हें हमेशा अहम जिम्मेदारी सौंपता। अभी वो संघ के इंदौर विभाग के संपर्क प्रमुख, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता, वो थे। और कोविड के दौर में आपने देखा कि उन्होंने संघ के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के बीच में समन्वय की भूमिका निभाई। राज्य सरकार ने जो कोविड के लिए कंसल्टेंसी कमेटी बनाई थी उसके मेंबर थे, और इंदौर में जो कोविड के लिए जो एक कमेटी बनी थी उस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उसमें भी उनकी भागीदारी रहती थी। पर पिछले दिनों जो संघ की बैठक हुई और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका पिछले 8-10 महीने में डॉक्टर निशांत खरे की रही। पर पिछले दिनों जो संघ की सालाना बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर निशांत खरे को और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, सह संघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है संघ चालक, लेकिन जो है डॉक्टर निशांत खरे को सह संघ चालक के रूप में मतलब एक तरीके से उनका प्रमोशन हो गया है संघ में। वो फिर पहले से ज्यादा अहम भूमिका में आ गए हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं कि मैंने इशारा किया है कि डॉक्टर निशांत खरे की भावी भूमिका को लेकर भी बड़ी चर्चा है, बड़ी जोरों से चर्चा है अंदर खाने में, कि कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में संघ के दबाव में हम भारतीय जनता पार्टी उन्हें महापौर पद के उम्मीदवार के रूप में भी कंसिडर करें। बड़ी चर्चा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर में राजनीतिक कम एक कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करने वाला महापौर चाहिए, और उस वर्किंग में डॉक्टर निशांत खरे पूरी तरह से मुफीद होते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव संघ में हुआ है कि विनय पिंगले, जो कि संघ के बड़े विश्वस्त हैं और जो सह संपर्क प्रमुख की भूमिका में थे, उन्हें अब डॉक्टर निशांत खरे के स्थान पर संपर्क प्रमुख की भूमिका में लिया गया है। बहुत बड़ी खबर है अगर आप जो कह रहे हैं, और आपका आकलन कभी गलत नहीं होता। आप हमेशा जो आकलन करते हो कहीं न कहीं लंबे समय बाद भी सही साबित होते हैं। और निशांत खरे निश्चित तौर पर जिस तरह से संघ के एक सक्रिय सदस्य के तौर पर उन्हें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में हिस्सा लिया और जितना वजन उन्हें दिया जाता था, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात की संभावनाओं को बल मिलता है जो आप खबर दे रहे हैं। तो बड़ी खबर यही है कि निशांत खरे भी मध्य प्रदेश में इनके इंदौर शहर में महापौर पद के दावेदार हो सकते हैं। अरविंद जी, विवेक अग्रवाल केंद्र में एक बड़ी भूमिका में है। देखिए, विवेक अग्रवाल केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और संयुक्त सचिव की भूमिका किसी भी मंत्रालय में बड़ी अहम मानी जाती है। अभी कृषि विभाग में चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री हैं, उसमें वो संयुक्त सचिव हैं, और किसान आंदोलन के चलते, और चूंकि विवेक अग्रवाल खुद पंजाब के रहने वाले हैं, अभी केंद्र सरकार किसानों से जो संवाद कर रही है उसमें माध्यम विवेक अग्रवाल ही बने हुए हैं। जो पत्र जा रहे हैं किसानों को केंद्र सरकार की ओर से, वह विवेक अग्रवाल की ओर से जा रहे हैं, वो केंद्रीय कृषि मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं। और चूंकि पंजाब के किसान बड़े आक्रोशित है, तो पंजाब का बाशिंदा पंजाब के किसानों से बात करे और उसको उस फीडबैक को केंद्र सरकार तक पहुंचाए,
तो बड़ा अहम है। हालांकि विवेक अग्रवाल शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये माना जा रहा था कि वो मध्य प्रदेश में उनकी वापसी होगी और वो बड़ी अहम भूमिका में रहेंगे। तो भले ही उनकी मध्य प्रदेश में वापसी नहीं हो पाई हो, लेकिन इन दिनों वो केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव की भूमिका में होकर इन दिनों जो किसानों और सरकार के बीच में संवाद चल रहा है उसमें मध्यस्थ की भूमिका में है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रधानमंत्री पीएम किसान, जो एक केंद्र सरकार का बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट, बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, उसके सीईओ है और इस नाते वो प्रधानमंत्री से भी सीधे संपर्क में रहते हैं। और हो सकता है कि किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री तक फीडबैक पहुंचाने, प्रधानमंत्री की क्या मंशा है उसे किसानों तक पहुंचाने में विवेक अग्रवाल अहम भूमिका निभा रहे हैं। एडीजी अनंत कुमार सिंह को लेकर भी कुछ खबर दी है आपने? जी, एडीजी अनंत कुमार सिंह अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में चीफ विजिलेंस ऑफिसर हो गए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पद है और इस पद को पाने के लिए आईपीएस ऑफिसर्स बड़े उत्साही रहते हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा सी रहती है। सालों पहले अनुराधा शंकर सिंह को इस पद के लिए चयनित किया गया था, लेकिन तब उन्होंने मध्य प्रदेश में रहने की बात कहते ही इस ऑफर को ठुकरा दिया था। तब भी बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सीईओ का पद, चीफ विजिलेंस ऑफिसर का पद, जो कि किसी सीनियर आईपीएस अधिकारी को दिया जाता है, उससे लेने से अनुराधा शंकर सिंह को परहेज क्यों? लेकिन अनुराधा शंकर आपको मालूम है एक अलग मिजाज के अधिकारी हैं, जनता से जुड़कर काम करना पसंद करती है, जनता के सुख दुख में उनकी सहभागिता रहती है। अनेक महत्वपूर्ण इन दिनों वो एडीजी प्रशिक्षण की भूमिका में है, इसलिए वो ऐसी भूमिका ज्यादा पसंद करती है बजाय किसी कॉर्पोरेशन के सीईओ बनने की। बहरहाल अनंत कुमार सिंह ने इस पद को अपनी प्राथमिकता में रखा और उन्हें अंततः उस पद के लिए चयनित कर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में, इंदौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सम्मानीय न्यायमूर्ति गणों के स्थानांतरण, उसको लेकर भी कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो संजय यादव थे, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस की भूमिका में थे, अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं उसी भूमिका में। और मोहम्मद रफीक जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो मध्य प्रदेश मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो रहे हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस में जो बदलाव हो रहा है, इसका असर बाकी पदों पर भी पड़ेगा। जस्टिस सतीश शर्मा जा रहे हैं, वो कर्नाटक हाईकोर्ट में जा रहे हैं, जो कि सीनियर मोस्ट जज थे और उसी नाते वो इंदौर में एडमिनिस्ट्रेटिव जज की भूमिका में थे। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को जो है जबलपुर भेजा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि वो सीनियर मोस्ट जज हो जाएंगे, तो सीनियर मोस्ट जज को संभवतः कोशिश रहती है कि मेन बेंच में रहे वो और एडमिनिस्ट्रेटिव जज की भूमिका में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में इंदौर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज की भूमिका है वो जस्टिस रोहित आर्य के पास आ सकती है, क्योंकि वो तब इंदौर में सबसे सीनियर मोस्ट जज की भूमिका में रहे। जनवरी 2021 के बाद आपने लिखा है कि पुलिस मुख्यालय में 40 एडीजी स्तर के अधिकारी हो जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश का जो पुलिस कैडर है उसमें आईपीएस अधिकारियों में जिस तरीके से एडीजी स्तर के अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है, समयबद्ध पदोन्नति का जो एक क्रम रहता है उसमें जिस तरीके से एडीजी स्तर के अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है, तो आने वाले समय में बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि 40, अंदाजा लगाइए आप, पुलिस मुख्यालय में 40 एडीजी स्तर के अधिकारी यदि रहते हैं तो उन्हें काम आखिर क्या दिया जाए? काम तो बहुत सीमित है। और जब एडीजी किसी विभाग के प्रमुख की भूमिका में आ जाएंगे तो उस विभाग में आईजी की क्या भूमिका हो जाएगी, ये भी बड़ा मतलब एक देखने वाला मामला है। तो 40 एडीजी के लिए काम ढूंढना, मतलब उसके लिए डीजी को भी पर्याप्त होमवर्क करना पड़ेगा। डीजी भी बिना होमवर्क के उनको काम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी भी चर्चा है कि पुलिस मुख्यालय में कई ऐसे एडीजी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं। कई तो दफ्तर आते हैं, दस्तखत करके चले जाते हैं, कई लंच टाइम के बाद नहीं आते। तो बड़ी परीक्षा की घड़ी है डीजी के लिए भी, और उन्हें भी बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा 1 जनवरी के बाद पुलिस मुख्यालय में काबिज होने वाले 40 एडीजी को काम देने के लिए। अरविंद जी, मीडिया की बात की बिना ये बातचीत अधूरी रहती है, तो मीडिया जगत की क्या खबरें हैं आपके पास? मीडिया की बात शुरू करें उसके पहले एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि अभ्यास मंडल इंदौर की बड़ी पुरानी संस्था है और अभ्यास मंडल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 22 साल पहले नेताजी मोहिते संस्था के सचिव थे, 22 साल बाद वे फिर सचिव की भूमिका निभाते नजर आएंगे अभ्यास मंडल में। उनके बड़े भाई शिवाजी मोहिते भी जो है वो अभ्यास मंडल में अध्यक्ष रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं। लेकिन अब परवेज खान को सचिव की भूमिका से मुक्त किया गया है और नेताजी मोहिते जो है वो अभ्यास मंडल के नए सचिव होंगे। इंदौर के लिहाज से खबर महत्वपूर्ण है। जहां तक आपने मीडिया की बात की, तो दैनिक भास्कर में आने वाले समय में बड़ा बदलाव रिपोर्टर्स की टीम में दिख रहा है। लंबे समय से दैनिक भास्कर में जो रिपोर्टर्स एक ही बीट पे काम कर रहे हैं, उनकी बीट व्यवस्था बदली जा रही है। नए संपादक अमित मंडलोई वहां आ गए हैं
स्वाभाविक है, नए संपादक अपने मुताबिक टीम को एडजस्ट करेंगे। और दैनिक भास्कर में परंपरा रही है कि लंबे समय तक यदि कहीं कोई रिपोर्टर किसी बीट पे काम करता है तो उसकी बीट में बदलाव के बारे में सोचा जाता है। दूसरी खबर पत्रिका समूह से आ रही है और फिर वापस बड़ी बाजार में चर्चाएं गर्म है, बाजार गर्म है कि पत्रिका समूह का जो मध्य प्रदेश के संस्करण है उसको दिल्ली के किसी समूह ने लेने का करार कर लिया है। तीसरी खबर जो है मीडिया जगत से वो है कि मजीठिया से जुड़े मामलों में जिस तरीके से न्यायालय के निर्णय नई दुनिया प्रबंधन के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब जागरण पत्र समूह के खिलाफ जा रहे हैं, 7-8 निर्णय हो चुके हैं और उसमें जो बड़ी संख्या में राशि देने के आदेश न्यायालय ने दिए तो वो निश्चित तौर पर नई दुनिया प्रबंधन के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। भव्य दर्पण एक नया प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में जल्दी ही दीपक कर्दम लाने वाले हैं और नए साल की शुरुआत में वो हमारे अंक, उसका भव्य दर्पण का अंक हमारे हाथों में होगा। और एक और खबर ये है कि कोरोना, अच्छी खबर है, कोरोना के दौर में जो हमारे मीडिया के साथी बेरोजगार हुए अलग अलग संस्थानों में, और खासकर जो टेक्निकल जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या पेज मेकर्स हैं या सब एडिटर्स जो बेरोजगार हुए, तो उनको अलग अलग मीडिया संस्थानों में नौकरी दिलाने के लिए मजीठिया क्रांतिकारी प्रमोद दाभाड़े जो है वो बेहद सक्रिय हैं और उनकी इस पहल को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। प्रमोद दाभाड़े निश्चित तौर पर एक मजीठिया क्रांतिकारी के तौर पर इंदौर के पत्रकारों में लोकप्रिय हैं, लेकिन अरविंद तिवारी जी भी इंदौर के पत्रकारों में कम लोकप्रिय नहीं है। इस पूरे कोरोना काल में उन्होंने पत्रकारों की हर तरह से मदद करने की पूरी कोशिश की है, फिर चाहे वो मसला उनके प्रबंधन का हो, संस्थान का हो या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का हो, इन सब कामों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और प्रत्येक पत्रकार साथी को मदद की है। तो आप भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं अरविंद जी। जी, जिस संस्था में हम हैं वो पत्रकारों की संस्था है, आप भी उस संस्था में पदाधिकारी रहे और जब संकट का समय हो उस दौर में अपने साथियों के सुख दुख में सहभागी बनना बहुत आवश्यक होता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो साथी हमसे अप्रोच करते हैं बताते हैं कि किसका उनकी नौकरी नहीं रही, उन्हें नौकरी की आवश्यकता, तो हमारी भी कोशिश रहती है कि अलग अलग मीडिया संस्थानों से संपर्क करें और उन्हें नौकरी दिलवाने की पहल करें। इसमें हमें सफलता भी मिली है। हमने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पिछले महीनों में कुछ साथियों को काम भी दिलवाया है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।